जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, देवनागरी लिपि समस्याएं और समाधान, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शुद्धता, स्पष्टता तथा सरलता की दृष्टि से देवनागरी लिपि का स्थान विश्व भर की लिपियों में सर्वोपरि है। लेकिन कोई भी लिपि जिस भाषा के लिए बनती है उसके लिए पर्याप्त तथा प्रयुक्त होती है, किंतु कालांतर में ध्वनियों में विकार आ जाता है तथा लिपि वही रह जाती है, तो किन्हीं चिन्हों का अभाव तथा अधिक्य पैदा हो जाता है। फलस्वरूप लिपियों में कुछ समस्याएं दिखाई पड़ने लगती है, यथा एक वैज्ञानिक लिपि। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए। देवनागरी लिपि में ल, ए, झ आदि के लिए दो दो चिह्न हैं। वैज्ञानिक लिपि में चिह्न लेखन में उसी क्रम में आना चाहिए। इस दृष्टि से देवनागरी में बहुत कमियां हैं, जैसे उ, री की मात्रा नीचे तथा ए, ऐ की ऊपर दी जाती है। देवनागरी लिपि के ध्वनि चिह्न सर्वत्र स्पष्ट नहीं है, यथा ख, खाना, रवाना। इसी प्रकार शिरोरेखन न होने पर तथा लगाए जाने की स्थिति में ध, घ जैसे वर्ण अदल बदल कर पढ़े जाने की आशंका बनी रहती है। भारतीय भाषाओं की अनेक प्राचीन ध्वनियाँ लुप्त हो गई है। उनके लिए जो लिपि चिह्न थे वे अब वैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, जैसे री का रे की तरह, से का से तथा ख की तरह प्रयोग होने लगा है। देवनागरी में कई वर्णों के दो दो रूप प्रचलित है, जैसे झ का झ, ए का अ। अंकों में भी यही स्थिति है। ये नो दिखाया गया है, फिर नो का कैसे बदल गया ये हिंदी में लिखा हुआ है। देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के रूप में होता है। इससे लेखक को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। देवनागरी में प्रयुक्त होने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। कभी वर्णों का संयोग आमने सामने होता है तो कभी ऊपर नीचे, जैसे क, ट आदि। देवनागरी लिपि बड़ी होने के कारण हिंदी का टाइपराइटर बनाना पड़ता है। संयुक्त अक्षरों की भी कठिनाई इस दृष्टि से विचारणीय है। देवनागरी लिपि में लेखन के लिए बार बार हाथ उठाना पड़ता है, इससे ज़्यादा श्रम करना पड़ता है तथा गति बाधित होती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि में कई समस्याएं विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सरकारी प्रयास किए गए हैं। व्यक्तिगत प्रयासों में सर्वप्रथम नाम गोविंद रनाडे का आता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से सुधारों का श्री गणेश तिलक के केसरी माध्यम से 1904 में किया गया। तिलक ने 190 टाइपों का तिलक टाइप फोर्ट बनाया था। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी की समस्या का समाधान रोमन लिपि में खोजा, लेकिन चटर्जी को मान लेने पर हमारा प्राचीन साहित्य से संबंध टूट जाएगा। श्रीनिवास ने अल्प प्राण व्यंजन क, च, ट, प पर ही ध्वनि चिह्न लगाकर उसे महाप्राण व्यंजन बना देने का सुझाव दिया, लेकिन इस सुधार को मानने पर नागरी में व्यापक तौर पर सुधार करना पड़ेगा। डॉक्टर गोरखनाथ ने हिंदी टाइप संख्या 700 से घटाकर 200 करने के लिए उ, री, ए, ऐ, ओ को मात्राओं, अनुस्वार और
अर्धचंद्र को कुछ दाहिनी ओर हटाकर लिखने का सुझाव दिया। विनोबा भावे ने भी लोक नागरी के माध्यम से कुछ सुधार करवाया। संस्थाओं के सुधार में वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागरी प्रचारणी सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम लिए जा सकते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 814 सुधारों का प्रस्ताव किया। वर्धा समिति के सुधार ए की 12 खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। नागरी प्रचारणी सभा ने सुझाव के रूप में संस्कृत देवनागरी लिपि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सुधार संबंधी 14 प्रस्तावों को बताया था। इनमें सिरोरेखा की आवश्यकता, प्रति एक वर्ण का ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखना, संयुक्त अक्षरों में उच्चारण क्रमों का निर्वह करना। वर्धा समिति ने नए प्रस्तावों की अपेक्षा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुझावों की पुष्टि की। लिपि सुधार संबंधी प्रशासकीय प्रयासों के संबंध में 3 प्रयत्न हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि लेखन यंत्र समिति 1948 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयत्न गिनाए जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न प्रमुख है। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति को वर्धा समिति, नागरी प्रचारणी सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकृत न हुए। ए की 12 खड़ी को भ्रामक माना गया। इस समिति ने मात्र मशीनों के लिए लिपि में अधिक परिवर्तन को खारिज कर दिया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न थी: अनुस्वर तथा पंचमाकार के बदले चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। द्विविध अक्षरों में ए, झ, ध, भ, त्र को अपनाया जाए। सिरोरेखा लगाई जाए। किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन नहीं जोड़ना चाहिए। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाए तथा शेष व्यंजन हलंत करके लिखा जाए। केवल पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। अभी इस समिति का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 में लखनऊ सम्मेलन आयोजित किया। इसमें किंचित परिवर्तनों के साथ नरेंद्र देव कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इनमें कतिपय संशोधन निम्न है: छोटी ई की मात्रा बाई तरफ न लगाकर दाई तरफ लगाई जाए। रै के मेल से बने शब्दों में रेप लगाने के बजाय हलंत का प्रयोग किया जाए। संयुक्ताक्षर लिखते समय खड़ी पाई युक्त वर्ण में से खड़ी पाई हटा दी जाए। त्रय को निकाल दिया जाए। इन संशोधनों का स्वागत न होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः 1957 में सम्मेलन बुलाया। इसमें छोटी ई तथा रेप के संबंध में निर्णयों को रद्द कर दिया गया। शेष निर्णय जो के त्यों बने रहे। केंद्र सरकार ने 1959 में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 1953 तथा 1957 के निर्णयों को मान्यता दी। साथ में रे को रखने की कोई आवश्यकता न समझी। रे को 1953 तथा 1957 के सम्मेलनों में अस्वीकृत थे रख लिए गए। एक बात और टाइपिंग के लिए वर्ण सुधार की बात कही जाती रही है। पुराने संस्कृत ग्रंथों की लिपि को लेकर कठिनाई थी। टाइपिंग के लिए लिपि सुधारने से पुराने ग्रंथों को पढ़ने में नए छात्रों को कठिनाई की बात कही गई, लेकिन कंप्यूटर के आने के साथ देवनागरी लिपि में टाइपिंग की समस्या का अंत हो गया। अब तक की लिपि समाधान चर्चा से स्पष्ट है कि सभी सुझावों में कतिपय सकारात्मक है तो कतिपय नकारात्मक तथा कुछ हास्यास्पद। लिपि का संबंध वास्तव में समग्र साक्षर जनता से होता है। अतएव किसी लिपि को जनता में प्रचलित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी स्वानुभूति पाकर ही आगे बढ़ा जाए। वस्तुतः देवनागरी लिपि का विकास स्वाभाविक ढंग से हो रहा है। उसके विकास में अगर सुधारक आमूल परिवर्तन न करे तो उत्तम रहेगा। थैंक यू।